नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो आर के प्रीलिम्स के लिए है, जो कि ध्येय आईएएस का है। ध्येय आईएएस का पाँच टेस्ट हो चुका है और हिंदी के लगभग नौ टेस्ट हो चुके हैं ध्येय आईएएस के। तो आज उसी क्रम में आज ये छठवां टेस्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और अच्छा सा कमेंट आप लिख के बता सकते हैं कि ये टेस्ट कैसा लग रहा है आपको। और जो इसका टेस्ट है, इसकी जो टेस्ट का क्वेश्चन वाला जो ये वाला सेम जो पीडीएफ हम करा रहे हैं, इसकी जो सोल्यूशन वाला नहीं, ये वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं और बाकी का सोल्यूशन आप वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट की बात और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप सारा टेस्ट देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 11 फरवरी को पेपर है, तो उसके तहत टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, तो एक बार और सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 6 को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि मापुतो की खाड़ी स्थित है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या अंटार्कटिक महासागर में। तो मापुतो की खाड़ी कहाँ पे है? तो मापुतो की खाड़ी कहाँ पे है? हिंद महासागर में, मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में, मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं? मोरक्को, सोमालिया, जिबूती, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सोमालिया, जिबूती, नामीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया। तो अफ्रीका माइनर में क्या आते हैं? तो अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया आती हैं। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों का सत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा सत्य कथन है? हार्न पठार कनाडा में स्थित है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश बना। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो दूसरा वाला सही है। और पहला हार्न का पठार कनाडा में स्थित है, तो पहला वाला भी सही है। पहला वाला नहीं, पहला वाला गलत है। नहीं, पहला वाला भी सही है। हार्न का पठार कनाडा में अवस्थित है। तो हार्न का पठार कनाडा में अवस्थित है। कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के मध्य है। तो कहाँ पे है ये? ग्रेट स्लेव झील के मध्य। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह है। तो कौन से देश मकर रेखा पे हैं? तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना, पेरू, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, सोमालिया। तो कौन सा मकर रेखा पे है? तो मकर रेखा पे स्थित देश हैं आपके ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा। ठीक है, तो कौन कौन से देश मकर रेखा पे हैं? देखिए पराजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रांस का, ये आपके मकर रेखा पे स्थित देश हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि मकर रेखा पे स्थित देश कौन कौन से हैं। तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या एशिया को? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्वानो खाद विश्व के सभी प्रकार के खादों के पोषक तत्वों से दृष्टि सर्वोत्तम है। यह पेरू के तट पर ग्वानो द्वीप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्वानो खाद पाए जाते हैं और ग्वानो द्वीप पे मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां कि निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? टैगा बायोम, विषुवतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, टुंड्रा बायोम। तो आर्कटिक मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो टुंड्रा बायोम को जाना जाता है। ठीक है, टुंड्रा को
अत्यल्प एवं विरल जीव समुदाय के दुष्कर परिस्थितियों के कारण इसे आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं। यह सबसे कम जैव विविधता वाला, जैव भार वाला बायोम है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? पेशावर, क्वेटा, लाहौर, तकसीरा। तो खैबर दर्रे के सबसे नजदीक में कौन है? तो खैबर जिले के सबसे नजदीक पेशावर शहर है। ठीक है, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में की सीमा पर अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच में हिंदकुश के सफेद को पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक प्रख्यात दर्रा है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? हिंदकुश पर्वत के सफेद को पर्वत श्रृंखला पे। ये कहाँ स्थित है? हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत सफेद कोह श्रृंखला में, सफेद कोह श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला में स्थित है। इसके सबसे नजदीक शहर पेशावर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, तो एक बार देखेंगे इसको ध्यान से। अभिकथन कारण का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देखेंगे। तो अभिकथन है आपका, अभिकथन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र में ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि एक प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। तो क्या सही है इसमें? देखिए पहला वाला गलत है, ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से देखा जा सकता है, गलत है पहला। दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं क्या सही है। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, मतलब अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो अभिकथन, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन के से भी प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार का विकिरण, यहाँ तक कि प्रकाश का विकिरण भी यहाँ नहीं जाने देता है। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। ठीक है, तो मतलब दूरबीन से भी नहीं देख सकते, उनके अगल बगल के गैसों के व्यवहार से पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे ब्लैक होल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूगोल के नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। तो सत्य कौन सा है? तो इसमें से दोनों सही है कि भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जी टेलर ने दिया था, और ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक तरफ दिया हुआ बंदरगाह, एक तरफ देश। तो पोर्ट डायमंड, इगारका, याकोहामा, रॉटरडैम। तो रॉटरडैम कहाँ पे है? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए रॉटरडैम नीदरलैंड सही है, याकोहामा जापान सूज है, पोर्ट डायमंड कनाडा में है कि नहीं, और इगारका रूस में है। तो इगारका रूस में है कि नहीं? पोर्ट डायमंड है कनाडा में कि नहीं? तो पोर्ट डायमंड कनाडा में नहीं है। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। तो पोर्ट डायमंड कहाँ है? तो पोर्ट डायमंड कहाँ पे है? पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है पोर्ट नेलोथ। पोर्ट फिर से देखते हैं, देखिए कहाँ पे स्थित है? कनाडा में नहीं है, कनाडा में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में है। और इसका पूरा दूसरा नाम क्या है? तो पोर्ट नेलोथ, पोर्ट नेलोथ, पोर्ट नेलोथ, पोर्ट नेलोथ। ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दोनों एक ही नाम है, पोर्ट डायमंड और पोर्ट नेलोथ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्न औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? अनसन, कैंटन, वुहान, किनकी। तो कौन सा चीन में नहीं है? तो सी किनकी, किनकी नगर वुहान में स्थित नहीं है। अनसन, कैंटन, वुहान इत्यादि चीन के नगर हैं, जबकि किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान का है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? जापान का है। ठीक है, तीनों चीन के हैं, अनसन, कैंटन और वुहान चीन के हैं, लेकिन किनकी जापान का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना आयन मंडल में नहीं होता है? आयन मंडल में क्या नहीं होता? मौसम संबंधी घटना है, ब्रह्मांड के किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुव प्रकाश, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। तो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जबकि आयन मंडल में घटनाएं ब्रह्मांड किरणों का परिक्रमण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश होता है। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है,
तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियलिस होता है। ठीक है, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, पानी बरसना, ठीक है, बादल, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित पर्वतस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? सिम्पसन, मुजावे, सैंडी, ग्रैंडी। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में? तो मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो मोजावे मरुस्थल यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। सिम्पसन, ग्रैंडी, सैंडी, गिब्सन, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। तो कहाँ पे है? दक्षिण कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, मोजावे मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। कूट एक तरफ नगर दिया हुआ है, एक तरफ नदी दी हुई है। ठीक है, तो इसको मिलाना है आपको। काराकास किसके नदी किनारे है? क्यू किसके नदी किनारे है? मैड्रिड किसके नदी किनारे है? ठीक है, तो मैड्रिड किसके नदी के? मंजानारेस नदी के किनारे है आपका मैड्रिड। मैड्रिड किसके किनारे है? तो मैड्रिड आपका मंजानारेस नदी के किनारे है। ठीक है, तो डी का 3 कौन सा है? देखिए डी का 3 एक ही में है। ठीक है, तो डी मंजानारेस नदी के किनारे है। बाकी का और मिला लेते हैं। वारसा किसके किनारे है? बिस्चुला नदी के किनारे वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा बिस्चुला नदी के किनारे है। काराकास कहाँ पे है? तो गुएरे नदी के किनारे, गुएरे नदी के किनारे काराकास है। और क्यू राजधानी है, जो कि यूक्रेन की राजधानी क्यू है, नीपर नदी के किनारे है। तो फिर से देख लेते हैं। वारसा बिस्चुला नदी के किनारे है। काराकास गुएरे नदी के किनारे है। क्यू जो कि यूक्रेन की राजधानी है, नीपर नदी के किनारे है। और मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड मंजानासे नदी के किनारे है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पतियों को क्या कहता है? जीरोफाइट कहते हैं, ये सही है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले को हाइग्रोफाइट कहते हैं। लवणीय क्षेत्र में उगने वाले को हेलोफाइट कहते हैं। तो देखिए पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है। अब देखते हैं दूसरा सही है कि नहीं। तो आपका दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, तो इसका 1 2 3 सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि बालकस झील कहाँ पर अवस्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में, ईरान में। तो बालकस झील कहाँ पे है? तो बालकस झील आपका कजाकिस्तान में है। ठीक है, कजाकिस्तान में स्थित है बालकस झील। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिण विस्तार है? रायलसीमा दंडकारण पठार का, तेलंगाना का पठार का, मालवा का पठार का, बुंदेलखंड के पठार का। तो रायलसीमा किसका विस्तार है? तो रायलसीमा आपके तेलंगाना के पठार का विस्तार है। तेलंगाना के पठार का विस्तार है। ठीक है, तो क्या हुआ है? तेलंगाना का पठार वर्तमान में तेलंगाना के दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग पर तेलंगाना और दक्षिणी भाग पे रायलसीमा का पठार होता है। ठीक है, तो उत्तरी भाग को तेलंगाना का पठार और दक्षिणी भाग को रायलसीमा का पठार कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक तरफ नहर दी हुई है, एक तरफ नदी दी हुई है, तो नहर मिलाएंगे। कौन सा सही सुमेलित है? एडन नहर कहाँ से निकली है? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकली है। एडन नहर दामोदर नदी से निकली है। ठीक है, सरहिंद नहर सतलज नदी से निकली है। एनिकट नहर कावेरी नदी से निकली है। और तिलपाड़ा नहर मयूराक्षी नदी से निकला। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सही होंगे। 18वां का 1 2। तो एक बार और देख लेते हैं। सरहिंद नहर सतलुज नदी से, एडन नहर दामोदर नदी से, एनिकट नहर कावेरी नदी से, तिलपाड़ी नहर मयूराक्षी नदी से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। अभिकथन कारण का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभिकथन कारण वाला, भाबर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं। इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए भावर प्रदेश में मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, मोटे मोटे बजरियां होती हैं, तो यहाँ पर नदियां विलीन हो जाती हैं और पारगम्यता अधिक है, क्योंकि नीचे से पानी फिर ऊपर आ जाता है तराई के क्षेत्र में। तो इसका ए और दो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन कारण की व्याख्या भी करती है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है? तो लघु सौर तंत्र बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है,
तो सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमण लगभग 12 पृथ्वी वर्ष के पूरी करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। सियाचिन, अब देखते हैं एक तरफ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सियाचिन एक तरफ हिमनद दिया है, एक तरफ नदी। तो सियाचिन से नुब्रा निकलती है, जेमू से तीस्ता निकलती है, बंदरपूर से यमुना निकलती है, मिलाम से चेनाब निकलती है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो इसमें से डी वाला सही नहीं है। ठीक है, मिलाम हिमनद से चेनाब नहीं निकलती है। तो कौन निकलती है? मिलाम हिमनद से गौरी गंगा निकलती है। गौरी गंगा निकलती है। गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, और चेनाब कहाँ से निकलती है? चारा सिपरी से चेनाब निकलती है। तो चेनाब कहाँ से निकलती है? अब देखिए चेनाब कहाँ से निकलती है? तो चारा सिपरी हिमनद से। देखिए फिर से देखते हैं, चारा सिपरी हिमनद, चारा सिपरी हिमनद से, हिमनद से निकलती है कौन सी नदी? आपकी चेनाब नदी। तो डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मिलान से गौरी गंगा निकलती है। मिलान से गौरी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी तीनों सही है ऊपर वाले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? जंजीरा, तूतीकोरिन, हल्दिया, इन्नौर। तो इन्नौर तमिलनाडु में है, हल्दिया भी, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, जंजीरा पश्चिमी तट पे है। ठीक है, तो जंजीरा महाराष्ट्र में भारत का पश्चिमी तट पे बंदरगाह है। तो जंजीरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है स्थित है और पश्चिमी तट पे है। क्वेश्चन नंबर 23वां। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। तो सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? सतलज नदी सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो सबसे देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाना हो तो सबसे पहले कौन आएगी? सबसे उत्तर कौन सी आएगी? श्योक। पहले श्योक आएगी। देखिए नॉर्थ से साउथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहले श्योक आएगी, श्योक के बाद क्या आएगी? श्योक नदी के बाद जास्कर आएगी, फिर हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी आएगी, स्पीति, और फिर चौथे नंबर पे आपकी आएगी सतलज। ठीक, तो ये आपका हो गया उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। किंगरी बिंगरी दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो किंगरी बिंगरी दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो किंगरी बिंगरी दर्रा उत्तराखंड के चमोली में को तिब्बत से जोड़ता है। चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, तो यूके के चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यूके के चमोली को उत्तराखंड में अन्य दर्रे, अब देखिए चमोली को तिब्बत से जोड़ता है और किंगरी बिंगरी दर्रा, और अन्य दर्रे हैं माना, नीति, लिपुलेख, सैलधाम, धर्मा, बाराहोती। ये सब दर्रे हैं उत्तराखंड के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस वन नीति से अनुसार आई है? तो वन नीति 1980, वन नीति 1952, वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1994। तो किस नीति से आई है? तो वन नीति 1988 से आई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 देश पर वृक्षारोपण अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता कम है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है इसमें से? देखिए क्षेत्रीय मृदा तो नहीं है जलोढ़ मृदा, क्योंकि बह के आती है, और काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता गलत है। दोनों गलत है शायद इसमें।
ठीक है, तो इसमें दोनों गलत होंगे, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, जलोढ़ मृदा एक अक्षेत्रीय मृदा है जो कि बह के आती है नदियों के बहाव से। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से होता है, जबकि काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। यह एक उपजाऊ मृदा है, इसका जल धारण क्षमता अधिक होता है। काली मृदा आपका क्षेत्रीय मृदा है। ठीक है, क्योंकि बेसाल चट्टानों से बनती है काली मृदा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ। इसमें केंद्र सरकार का 100% हिस्सेदारी है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें? देखिए 27 का आपका सी वाला ऑप्शन दोनों सही सुमेलित है। देखिए तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस, देखिए RLGP का स्पेलिंग क्या क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, EMPLO एम्प्लॉय, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है RLEGP का, जो कि 15 अगस्त 1983 को शुरू हुई थी। इसमें केंद्र सरकार के 100% हिस्सेदारी है, दोनों सही है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना और उत्पादक संपत्तियों को सृजित करना तथा जीवन को संपूर्ण गुणवत्ता का सुधार लाना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। तो कौन सा असत्य है? आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। आशा उसी गांव में से कोई महिला होती है। तो इसमें से कौन सा असत्य है? देखिए इसमें से कोई सा असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक अनिवासी NEP का सदस्य हो सकता है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो इसमें दोनों कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अब देख लेते हैं कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए 2004 में शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई है? देखिए 2004 में नई पेंशन स्कीम शुरू की गई है, 2004 में, जिसे 2009 के सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। 2009 में सभी क्षेत्रों के लिए खुला, सभी क्षेत्र के लिए खुला। ठीक है, 2009 में सभी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया इसको। नई पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के NEP के हो सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, कार्ड होल्डर और हिंदू संयुक्त परिवार इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि एक तरफ अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, कारण सही है, कारण गलत है और अभिकथन सही है। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा को दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों का एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में केंद्रीय तथा प्राथमिक भूमि का विकास बैंक दोनों होते हैं, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रशासनिक भूमि विकास बैंक नहीं है। उन राज्यों के इनके स्थान पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक की शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश में शुरू की गई थी? नचिकेता मोर समिति, रंगराजन समिति, RV गुप्ता समिति, VK नायर समिति। तो किस समिति के सिफारिश में की गई थी? तो ये RV गुप्ता समिति की सिफारिश में की गई थी। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर कब शुरू की थी? 1998 में शुरू की गई थी। 1998 में शुरू की गई थी। यह स्कीम संस्थापित ऋण का किसानों को पहुंच तक एक महत्वपूर्ण है। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधन इकाई है, जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक इस किसानों को बांटने का वितरक है।
ठीक है। तो नाबार्ड क्या है इसका, क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है। नाबार्ड प्रबंधक इकाई है, ठीक है, इकाई है। और बाकी का अन्य जो बैंक है वो इसका वितरण करते हैं किसानों में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अभिकथन और कार्ड का क्वेश्चन है। फिर से देखेंगे कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दूसरा तो सही है। अब विकास का भारतीय मॉडल भारत व्यक्तियों दोनों राज्य एवं व्यक्तियों दोनों का हितों की रक्षा करता है, तो ये भी सही बात है। अब आपस में परस्पर संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये, तो ये आपस में संबंध रखते हैं। देखिए, विकास का भारतीय मॉडल वही तो है कि निजी सेक्टर भी काम कर रहा है, सरकारें भी काम कर रही हैं, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन कारण का व्याख्या भी करता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है बाहरी उद्योग मंत्रालय द्वारा, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके लिए 2011-12 के आधार वर्ष माना जाता है। तो आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष 2011-12 है इसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा माना जाता है, एफडीआई, एफआईआई, एडीआर, जीडीआर। तो किसको माना जाता है हॉट मनी, तो हॉट मनी माना जाता है आपको एफआईआई। एफआईआई को हॉट मनी क्या माना जाता है, तो हॉट मनी आपको एफआईआई को माना जाता है, ठीक है, एफआईआई को। अब एफआईआई माने क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसे उत्प्रावी द्रव्य माना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कंसीडर किया जाता है हॉट मनी, तो ठीक है। तो एफआईआई क्या है, एफआईआई क्या है, फॉरेन एफओ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, माना जाता है हॉट मनी माना जाता है एफआईआई को हॉट मनी माना जाता है। चलिए देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया, महालनोबिस को, डीपी धर को, सुखमय चक्रवर्ती को। तो किसे माना जाता है इसको, तो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया को। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। आर्थिक नियोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में आया था। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में लिखी थी, ठीक है। तो 1934 में आया था, 1934 में आया था, बुक एम विश्वेश्वरैया की बुक थी, उसमें लिखा था। कौन सी बुक थी, तो देखिए बुक का नाम देख लेते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक में उन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस योजना का प्रारंभ 2019 में हुआ था। यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में कौन सा सही है, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में ये तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें इस योजना का आरंभ 2019 में हुआ था। हाँ, ये छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा की योजना है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब कि इसमें पैसा आपको जमा करना होगा 18 से 40 तक, और जब आपकी उम्र 60 के ऊपर हो जाएगी तो जैसे कुछ पेंशन जैसा होता है उस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है।
तो संतुलित बजट बनाना, प्रगतिशील करारोपण, कठोर साख नीति अपनाना, उत्पादन में वृद्धि करना। तो कौन सा नहीं है? तो कठोर साख नीति अपनाना, कठोर साख नीति अपनाना, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय होते हैं, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। कठोर साख नीति बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना इत्यादि मुद्रास्फीति में आता है, कि नियंत्रण या मौद्रिक आय में आता है, ठीक है। यह मुद्रास्फीति में आता है, ठीक है। मौद्रिक नीति में आता है, ठीक है। मौद्रिक नीति में आता है, ना कि राजकोषीय नीति में, ठीक है। कठोर साख नीति करना, बाकी का और सब राजकोषीय नीति में आते हैं तीनों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाकर देकर उनका संरक्षण करना है? पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम डिवाइन योजना, इसमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से संबंधित कौन सी योजना है? तो इससे संबंधित योजना आपकी है अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग और बढ़ावा देकर इसका संरक्षण करना है। पीएम प्रणाम योजना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर स्थायी कृषि की पद्धति को बढ़ाना है, ठीक है। तो अमृत योजना क्या है? प्रणाम योजना क्या है? रासायनिक उर्वरक कम कर, रासायनिक उर्वरकों को कम कर, और मतलब कि रासायनिक उर्वरकों को कम करना है, और उसके साथ बढ़ाना है आपको अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ाना है, ठीक है। और डिवाइन योजना उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए है, ठीक है। असम उसम के लिए डिवाइन योजना, ठीक है। तो अमृत धरोहर योजना है आर्द्र भूमियों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पे है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात। तो समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो डी, गुजरात सबसे नंबर 1 पे है। समुद्री मछली उत्पादन 2019-20 के अनुसार गुजरात प्रथम पे है, इसके पश्चात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला है। तो दूसरे में कौन सा है? तमिलनाडु, तीसरे में कौन सा है? आंध्र प्रदेश, चौथे पे आपका केरला है, और पहले पे क्या है? गुजरात है समुद्री मछली उत्पादन में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर और अंतरराष्ट्रीय मतलब कि तालाब वाली मछली उत्पादन में तेलंगाना पहले पे। निम्नलिखित में से कौन किसी वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। व्यापारी, आढ़तिये, महाजन एवं साहूकार, सहकारी समिति। तो कौन सा नहीं है? तो सहकारी समिति नहीं है, क्योंकि एक संस्थागत स्रोत है, ठीक है। भारत में कृषि वित्त के स्रोत संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सरकार। गैर संस्थागत में महाजन, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिया और संबंधी एवं मित्र, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है? तो रंगराजन समिति, मालेगांव समिति, नरसिम्हन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो किसका संबंध है? नरसिम्हन समिति का संबंध है, ठीक है, ठीक है। नरसिम्हन समिति का संबंध है। बाकी का और देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति का स्थापना किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग को सुधारा गया था 1991 में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42वां। क्वेश्चन नंबर 42 है कि क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक कथन दिया हुआ है कि लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसमें दोनों सही है, कथन कार्ड दोनों सही है और कथन कार्ड की व्याख्या भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में 1842 में एलनबरो ने भारतीय गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुआ। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अफगान संघर्ष का परिणाम है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, एलनबरो के समय में ही सिंध को भारत में मिला लिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की, ज्योतिबा फुले की, दयानंद सरस्वती की। किसकी रचना है ये?
तो ये आपकी ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक है, ये तीनों ज्योतिबा फुले की रचनाएं हैं। ज्योतिबा राव गोविंद फुले आधुनिक भारत के प्रमुख सुधारक हैं। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। 1851 में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44वां। निम्नलिखित में से किस किस पुर्तगाली गवर्नर को शांत जल की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क, गार्सिया दा नालोहा। तो किसने अपनाई शांत जल की नीति? किसने अपनाई? तो शांत जल की नीति अल्मीडा ने अपनाई। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई। वह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी है। अपनाने वाला मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार को सुनिश्चित करना था। तो ये इसको कहते हैं शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, अल्मीडा ने अपनाई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45वां। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हो गई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई 1799 में। ठीक है, 1700 हो गई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक तरफ प्रमुख विद्रोह और संबंधित नेता, पाइक विद्रोह, रामोसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रामोसी विद्रोह चित्र सिंह, पाइक विद्रोह बख्शी जगबंधु, अहोम चक्र बिश्नोई और खासी विद्रोह किसके समय हुआ? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व, देखिए इसमें सी वाला गलत है, सी वाला गलत है इसमें, बाकी का और सही है। तो अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? अहोम विद्रोह, देखिए सी वाला इसमें रॉन्ग है। तो अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। गोमधर कुंवर, रूपचंद्र कोनार। ठीक है, और तीरथ सिंह किसने नेतृत्व किया? तीरथ सिंह ने खोंड विद्रोह का, गोमधर और ये चक्र बिश्नोई ने खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया। खोंड विद्रोह, नरबली का विद्रोह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1927, 1924, 1925, 1928। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में अंबेडकर द्वारा बंबई में की गई। ठीक है, इसके समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन मराठी में किया गया। समाज नामक पत्रिका मराठी में। ठीक है, मराठी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, एनिवेशन द्वारा मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, कामागाठा मारू प्रकरण। तो असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। क्या हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 49वां। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। क्वेश्चन नंबर 50। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था शिक्षा में सुधार, अकाल के कारणों का पता लगाना, देशी रियासतों से संबंध, भूमि कर सहित जागीरों का पता लगाने और उन्हें छीनना। तो किससे संबंधित है? इनाम कमीशन किससे संबंधित है? तो इनाम कमीशन संबंधित है आपका भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना और उन्हें छीनना। ठीक है, इनाम कमीशन संबंध है, जिसका गठन कब किया गया था? 1852 में। इनाम कमीशन का गठन 1852 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? 1936, 1921, 1923, 1925। तो कलकत्ता के मेयर कब चुने गए थे?
1923 में चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, ठीक है, CR दास थे इनके राजनीतिक गुरु। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52वां। क्वेश्चन नंबर 52वां है कि निम्नलिखित पर विचार करें। अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम लगाएं। मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात। तो सबसे पहले किसका विजय हुआ? तो किसका था? तो अलाउद्दीन के विजयों का क्रम लगाना है। तो अलाउद्दीन का विजयों का क्रम है, पहले गुजरात विजय, फिर उसके बाद रणथंभौर विजय, फिर चित्तौड़ विजय, फिर मालवा विजय, ठीक है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1। तो अब देख लेते हैं किस किस सन में हुआ। तो गुजरात का विजय 1297 में, 1297 में, गुजरात विजय 1297 में, मालवा का विजय 1305 में, 1305 में, चित्तौड़ विजय 1303 में, 1303 में, और रणथंभौर 1301 में, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 4 1 2 1 3 4 2 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53वां। क्वेश्चन नंबर 53वां है कि क्वेश्चन नंबर 53वां देखते हैं कि निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? शिहाबुद्दीन, सिकंदर, सुहादेव, जैनुल आबदीन। तो किसने सती प्रथा पर रोक लगाई? कश्मीरी शासक ने। तो सिकंदर ने कश्मीरी शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54वां। क्वेश्चन नंबर 54वां है कि औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा अवस्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, संभाजी नगर, ठीक है, पूर्व नाम औरंगाबाद में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55वां। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि क्वेश्चन नंबर 55वां अभिकथन है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भारबू बैराट से प्राप्त होता है, लघु शिलालेख से। कारण है कि इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? 55 में। तो 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला वाला तो सही है कि इसका प्रथम प्रबल अभिलेख भाबरू बैराट के लघु अभिलेख में मिलता है, लेकिन शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, तो ये गलत है। दूसरा वाला गलत है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। अब देखिए, स्वयं को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा है? तो अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा है? तो देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण भाबरू अभिलेख में मिलता है, लेकिन राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो किसमें कहा है? मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य अशोक ने कहा है, ठीक है। इसलिए दूसरा वाला गलत है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56वां। चोल काल में पेरुंदम तथा सिरुंदम थे। चोल प्रशासक, उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी, ब्राह्मण बस्तियों की सभा, व्यापारियों की सभा, सर्वसाधारण की सभा। तो पेरुंदम चिरुंदम क्या थी चोल शासन में? तो चोल शासन में पेरुंदम चिरुंदम चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी थे, ठीक है। तो चोल प्रशासन में पेरुंदम चिरुंदम चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी थे। उच्च अधिकारी को पेरुंदम और निम्न अधिकारी को सिरुंदम कहा जाता था। ब्राह्मण बस्तियों की सभा अग्रहार। अब इसको क्या कहा जाता था चोल साम्राज्य में? इसको क्या कहा जाता था? तो अग्रहार, इसको अग्रहार कहा जाता है। व्यापारिक सभा को क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक सभा को नगरम, चोल प्रशासन में नगरम कहा जाता था, ठीक है। और सर्वसाधारण सभा को क्या कहा जाता था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सर्वसाधारण की सभा को क्या कहा जाता था? तो सर्वसाधारण की सभा को उर, ठीक है, उर। तो ब्राह्मण बस्तियों की सभा को अग्रहार, व्यापारियों की सभा को नगरम, और सर्वसाधारण की सभा को उर कहा जाता था। और पेरुंदम उच्च अधिकारी को, चिरुंदम निम्न अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, एक तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर मीमांसा बद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कड़ाद और न्याय मीमांसा कपिल। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से?
तो इसमें से डी वाला सही नहीं है, न्याय मीमांसा कपिल की नहीं है, ठीक है। तो न्याय मीमांसा किसकी है? तो न्याय मीमांसा प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, गौतम है, ठीक है। न्याय मीमांसा के प्रवर्तक गौतम है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, ठीक है। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल है। तो कपिल किसके हैं? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58वां। क्वेश्चन नंबर 58वां है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखनीय विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त की पत्नी थी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा। तो कौन ऋषि अगस्त की पत्नी थी? तो ऋषि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, ठीक है, लोपामुद्रा था, ठीक है। वैदिक साहित्य के उल्लेखनीय विदुषी स्त्रियों में लोपामुद्रा अगस्त की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने बद मंत्रों की रचना की है, जिसमें अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा है। तो देखिए ये तीनों वैदिक साहित्य संबंधित है, अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा, तीनों वैदिक साहित्य संबंधित है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59वां। क्वेश्चन नंबर 59वां की निम्नलिखित भारतीय साहित्य में किसमें एक लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्रशीता भी कहा जाता है? महाभारत को, रामायण को, रामचरितमानस को और गीता को। तो किसको कहा जाता है? शस्त्र सहस्त्रशीता किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है, ठीक है, 1 लाख श्लोक होने के कारण, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है, ठीक है, संकलन करता है मतलब वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 60वां, शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। कौन सा सत्य है? इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ किया। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। तो कौन सा सही है इसमें से? तो 60 का क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सा सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सा सही है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन, ये तीनों सही है, ठीक है। पट्टा कबूलियत शुरू किया, रोहतासगढ़ का किला निर्माण कराया और मलिक मोहम्मद जायसी परमावत के लेखक इसके समकालीन ही है, ठीक है। अब देखिए शेर शाह ने बिलग्राम का युद्ध 1544 में लड़कर हुमायूं से गद्दी लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61वां देखते हैं, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन है कि शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार के कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से दोनों सही है, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री की तरह तुल्य नहीं थी, ये शिवाजी के सचिव की तरह कार्य करते हैं और कथन कार दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62वां, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके शासनकाल में हुई? फिरोज तुगलक के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग बना, ठीक है। अब इसे क्या कहा? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता की अनेक वस्तुओं का निर्माण कराया। उसने फिरोजाबाद, दिल्ली, फिरोजशाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिराजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। उसने दिल्ली के निकटतम 1200 बाग लगाए, अनेक काफिला सरायों एवं जलाशयों का निर्माण कराया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मराठाओं के साथ होने वाली निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा? ग्वालियर की संधि, सुरजी अजनगांव की संधि, पुरंदर की संधि, मंदसौर की संधि। तो किसको कहा? तो पुरंदर की संधि को कहा है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। एक कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा है पुरंदर की संधि को। मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग ने टुकड़ा कहा है। पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधव नारायण राव एवं अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1776 में। 1776 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64वां, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। तो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है।
राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65वां, लोकसभा की सीटों का सही युग्म कौन सा सही युग्म नहीं है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, केरला में 20, पंजाब में 15, गुजरात में 26। तो कौन सा सही है? तो गुजरात में देखिए, पंजाब में नहीं है, पंजाब में 15 सीटें नहीं है, तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? तो पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। बाकी का सी वाला और बाकी का तीनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो कौन उप प्रधानमंत्री रहा है? चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम। तो इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इनमें से चारों लोग उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्रियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले बने, फिर दूसरा मोरारजी देसाई, फिर जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। अब तक कितने बन चुके हैं? तब तक सात उप प्रधानमंत्री कितने बन चुके हैं? 7 उप प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो एक बार और देखते हैं कि पहले सरदार पटेल बने थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान। अब देखो याद करेंगे, वाई बी चौहान और उसके बाद चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां कि राजनीतिक दल तथा उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो डीएमके कौन सा सही सुमेलित है? डीएमके 1964, एनसीपी 1990, सीपीआई 1920, बीजेपी 1985। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से 67 का सीपीआई 1920 सही सुमेलित है। बाकी का डीएमके, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों गलत है। तो बीजेपी की स्थापना कब हुई है? तो डीएमके की स्थापना 1949 में हुई, 1949 में हुई है, 1949 में। अब देखिए, डीएमके का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है। तो डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और 1999 में एनसीपी बनी है, 1999 में एनसीपी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ है, ठीक है, जनसंघ से बनी है, ठीक है। और सीपीआई 1920 में बनी है। तो डीएमके कब बनी है? 1949 में डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68वां है कि निम्नलिखित अभिकथनों कार्ड का क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभिकथन के भारत के संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान का 20वां भाग 20वां अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, पहला इसमें गलत है कि राष्ट्रपति नहीं है, संसद के पास है, ठीक है। दूसरा सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि ए गलत है और आर सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69वां, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14, भाग 17, भाग 20 और भाग 21। तो कहां पे है? तो ये भाग 21 में है, ठीक है, भाग 21 में है, ठीक है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का उल्लेख भाग 21 में है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित भारतीय अनुच्छेद का 365 क्या उपबंधित करता है? तो 365 क्या कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की रक्षा करने के संग में कर्तव्य, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर दशा में उपरांत संघ द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करने या उनको प्रभावी न करने की असफलता पर प्रभाव, आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन। तो कौन सा इसमें से है? तो 70 का इसमें से सी वाला ऑप्शन है। देखिए, सी वाला ऑप्शन क्या है कि अनुच्छेद 365 के अनुसार जब कोई राज्य संघ से दिए गए संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन करने में या प्रभावी करने में असफल रहता है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71वां। क्वेश्चन नंबर 71, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य के संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति निर्णय मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। तो क्या सही है? केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर मान्य होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72वां। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 69 एक तरह कूट वाला क्वेश्चन है। तो पहला कूट है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। दूसरा, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किया जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो
संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। देखिए दूसरा तो सही है, अब पहला सही है कि नहीं सही है, तो देखते हैं। नहीं दूसरा भी नहीं, एक बार एक सेकंड देखते हैं फिर से। देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ना तो एक ना तो दो, कोई भी सत्य नहीं है इसमें से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक दोनों सदनों द्वारा बनाया जाता है। इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन को, ना कि लोकसभा द्वारा। और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह सही समय होगा। देखिए यहाँ पे 6 सप्ताह नहीं होगा, यदि 6 सप्ताह नहीं, यहाँ पे 6 माह कर दिया जाए, माह होगा, 6 माह होगा। 6 माह के भीतर अगर नहीं पास होता दूसरे सदन से तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73वां। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो क्या जारी किया जाता है? कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए तो क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध जारी किया जाता है, ठीक है, प्रतिषेध जारी किया जाता है, प्रोहिबिशन, ठीक है। भारतीय संविधान का 226 में उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। किसी मामले में एक न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायालय के प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की अभिकथन और कार्ड का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो ये भी सही है। दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, तो इसका ये वाला होगा 74 का ये वाला ऑप्शन होगा कि दोनों अभिकथन और कार्ड दोनों सही हैं और अभिकथन कार्ड की व्याख्या भी करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75वां। क्वेश्चन नंबर, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिनों तक और 160 दिनों तक। तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है निवारक निरोध में? तो निवारक निरोध के अंतर्गत 90 दिनों तक, मतलब 90 दिन तक, 3 माह तक रखा जा सकता है। अब देखिए किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद के 22 के खंड के का 1 से लेकर 7 तक निवारक निरोध के बारे में। तो कहाँ पे है? देखिए अनुच्छेद 22 में दिया गया। देखिए अनुच्छेद 22 में खंड 1 से लेकर 7 तक निवारक निरोध के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माह के लिए, 3 माह के लिए रखा जा सकता है बिना कुछ बताए हुए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है केवल उच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो क्या होगा? केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 71 में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद 71 में वर्णित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक कर दिया गया? 85वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 87वें संविधान संशोधन और 89वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन से SC ST आयोग अलग अलग कर दिए गए? तो 89वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 2003 में, 2003 में हुआ था। 89वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ था और मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। तो देखिए एसटी आयोग मार्च 2004 में बना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, चलते आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 78वां क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची, एक तरफ विषय दिया हुआ है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। तो कहाँ पे है धन विधेयक? कहाँ है धन विधेयक? 110 पे। विनियोग विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ पे है? तो देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। अनुपूरक अनुदान 115 में, अनुपूरक अनुदान 115 में और विनियोग विधेयक 114 में। विनियोग विधेयक 114 में, अनुपूरक अनुदान 115 में, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा होगा सही? देख लेंगे 78 का, इस हिसाब से बी वाला सही होगा, ठीक है।
बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति। तो सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले उपसभापति, 4 नंबर, 4 नंबर पहले आएंगे। देखिए 4 नंबर से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है 79 का। देखिए अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें से कौन सबसे पहले आएंगे। वरीयता के क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वरीयता क्रम लगाना है 79 में। देखिए चौथा नहीं, देखिए राज्यसभा के सभापति होते तब इनको पहले रखा जाता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं है तो इसको उपसभापति है, तो उपसभापति नीचे रहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या रहेंगे? भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद क्या रहेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, तो दो के बाद देखते हैं 3, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के मतदान में न्यूनतम आयु कितने वर्ष की थी? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष की थी। ठीक है, 1989 में। ठीक है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। ठीक है, 1988 में, 1988 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रपति अपनी क्षमतान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं? परिहार, लघुकरण, प्रतिलंबन, विराम। तो किस पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं? किस शक्ति से राष्ट्रपति? तो प्रतिलंबन की शक्ति से विराम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इनकी शक्ति कहाँ पे वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 में इनकी शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन के माध्यम से व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। क्षमा में दंड का बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, दंड एवं बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल के कम किया जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति के परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। विराम में दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। और प्रविलंबन किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, प्रविलंबन मतलब किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें नीति आयोग के बारे में। तो पहला कथन है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत है। यह एक सांविधिक संस्था है, तो यह सही है। ठीक है, एक बार और फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक सांविधिक संस्था है, यह भी गलत है। ठीक है, तो ना तो 1 ना तो 2, इसके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया है ना, तो इसलिए सांविधिक भी नहीं हो सकती है। और संवैधानिक मतलब संविधान में वर्णित हो तो भी नहीं है, और इसके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया, तो ना तो 1 ना तो 2, कोई भी नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विवरण, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन से जोड़े गए हैं इसमें? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। तो इसमें से 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से जोड़े गए थे? तो 2, 3, 4 को जोड़ा गया है। 2, 3 और 4 को जोड़ा गया, 2, 3, 4 को जोड़ा गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उसके फसलों के युग्मों को कौन सा सही सुमेलित है? तो सोयाबीन, राइजोबियम जेपानिकम, जलीय फर्न, एनाबिना एजोली, लूसर्न, राइजोबियम मोलिलोथी। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसमें से तीनों सही है। ठीक है, सोयाबीन में जीवाणु राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है, जलीय फर्न में एनाबिना एजोली पाया जाता है, लूसर्न में राइजोबियम मोलिलोथी पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जाइलम देखिए, अब रंध्र क्या है? रंध्र क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, फ्लोएम मूल रोम क्या करते हैं? मूल लोग जल का अवशोषण करते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है। अब फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा सही है? 2, 1। तो 2, 1 से कौन सा शुरू हो रहा है?
तो 2 1 से बी वाला ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो 85 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 85 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण द्वारा ठोस माध्यम की, द्रव की, गैस की, किसी का भी नहीं। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो विकिरण द्वारा के लिए, तो विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? दाब एक अदिश राशि है, दाब की इकाई डाइन है। तो दाब एक अदिश राशि है कि नहीं है? 87 के अंदर देखिए, दाब एक अदिश राशि है, सही है, लेकिन इसका मात्रक डाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, डाइन उसका होता है, डाइन जैसे न्यूटन होता है ना, न्यूटन को सीजीएस में डाइन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वाला सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डाइन किसका मात्रक है। तो किसी भी इकाई पे, अब डाइन किसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, इसे पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक अभिकथन कार्ड का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। गुरुत्व होता ही नहीं है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं। सही है, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है, तो ये सही है कि नहीं से एक बार देखते हैं। तो ये भी सही है, कम गुरुत्व होता है और ना के बराबर गुरुत्व होता है, तो फिर अब कहता है कार्ड दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है? सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो कौन कराता है? तो थैलेमस करता है। ठीक है, थैलेमस कराता है। मस्तिष्क ताप, पीड़ा एवं स्पर्श का बोध थैलेमस कराता है। आगे का और सब देख लेते हैं 89 में। तो सेरिब्रम देखिए, थैलेमस कराता है। सेरिब्रम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा का समन्वय केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस मुख्य तौर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। और सेरिबेलम यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम में, थैलीसीमिया में, हीमोफीलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होती है? थैलीसीमिया में नहीं होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है थैलीसीमिया में। तो आनुवांशिक रोग थैलीसीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। डाउन सिंड्रोम, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। हीमोफीलिया, ये रक्त श्रावण रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया मतलब रक्त श्रावण रोग कहते हैं, और इसको मंगोलियन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी दोनों पाए जाते हैं, इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इनमें से दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो ए बी दोनों एंटीजन इनके पाए जाते हैं। ठीक है, ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी रक्त के लोग सार्वभौमिक प्रदाता होते हैं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसे एल्ग्यूलेटेशन नहीं होता है। एल्ग्यूलेटेशन मतलब जमाव, थक्का बनना नहीं होता। ठीक है, तो एंटीजन दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ए बी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, वर्ण विच्छेदित कर देता है। तो उत्तल लेंस पे डालने प्रकाश क्या होता है? तो अभिसारित कर देता है। ठीक है, अभिसारित कर देता है। देखिए, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश के अभिसारित कर देता है, मतलब अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कवक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो 93 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद ये गलत हो गया, 93 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि देखिए कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हम पढ़े, देखिए कवक में क्लोरोफिल पाया जाता नहीं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा खाली।
सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 93वां क्वेश्चन फिर से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 से लेके अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका खाली आंसर फटाफट हम बता देते हैं। तो 94 का आंसर क्या है? 94 का बी। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। देखते हैं 95 का। 95 का क्या है? तो देखिए 95 का डी, 95 का डी, 96 का, देखते हैं 95 का डी। उसके बाद 96 देखते हैं, 96 क्या होगा? तो 96 का क्वेश्चन नंबर 96 का, क्वेश्चन नंबर 96 का ए, क्वेश्चन नंबर 96 का ए, 97 का आंसर आंसर देख लेते हैं। इसको आप लोग कॉपी पेन से बनाएंगे, ठीक है, कॉपी पे बनाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन का, 97 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है। 98 का कौन सा सही है? तो देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्वेश्चन में, 99 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है? तो 99 नंबर क्वेश्चन में 99 का डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 100 में कौन सा सही है? देखिए 100 का सी वाला ऑप्शन सही है। 100 का सी ऑप्शन सही है। फिर 101, देखिए 101 कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप लोग। तो 101 में कौन सा सही है? तो 101 में सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए 102 में कौन सा सही है? तो 102 में आपका 102 में बी वाला ऑप्शन सही है। 103 में, 103 में कौन सा सही है? देखिए 103 में डी वाला ऑप्शन सही है। 104 में, 104 में ए वाला ऑप्शन सही है। 105 में, 105 में, 105 में कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो 105 में डी वाला ऑप्शन सही है। 106 में सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, ये रहा आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन। अब देखते हैं फिर से जीएस का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? रसिया, चैता, बिरहा, कजरी। तो किसका संबंध है? तो रसिया का संबंध है, ठीक है, रसिया का संबंध। तो रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से विभिन्न तरीकों से है। यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि में गायन परंपरा है। कजरी लोकगीत मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है मिर्जापुर क्षेत्र में। तो कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। बाकी का चैता लोकगीत मुख्यतः फागुन पूर्णिमा के चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिमाण मंदिर, संकट मोचन मंदिर। तो कहाँ कौन सा स्थित नहीं है वाराणसी में? तो वाराणसी के अंदर महापरिमाण मंदिर अवस्थित नहीं है। तो महापरिमाण कहाँ पे स्थित है? देखिए वाराणसी के अंदर महापरिमाण मंदिर, परिणाम मंदिर नहीं है, ठीक है। तो महानिर्माण मंदिर कहाँ पे है? तो महानिर्माण मंदिर कहाँ पे है? तो ये कुशीनगर में है। जहाँ पे कुशीनगर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अभिकथन कार्ड का क्वेश्चन है कि अभिकथन के मैंग्रोव वन प्रकृति के रक्षक कहे जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभावित कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोनों सही है इसमें से, ठीक है। तो अभिकथन और कार्ड दोनों सही है और अभिकथन कार्ड की व्याख्या भी करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? अमरबेल, फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट। तो किसमें वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए लाइकेन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभावी लाइकेन होता है, क्योंकि बहुत संवेदनशील होता है तथा प्रदूषण जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई? तो 1877, 1950, 1937, 1925। तो कब की गई? इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ 1925 में की गई, ठीक है। 1925 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। साथ ही लखनऊ के उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 है कि सत्य कथन कौन सा है? चंबल नदी यमुना से इटावा में मिलती है। देखिए सही है। पीलीभीत नदी, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो ये सही है कि नहीं? देखिए ये भी सही है कि पीलीभीत नदी पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा का निर्धारण शारदा नदी करती है, ठीक है। 112 का सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है
क्वेश्चन नंबर 113 है कि अधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? आम की, केले की, अमरूद की, लीची की। तो किसकी फसल है ये? अधेश्वर। तो ये फसल किसकी फसल है? तो ये केले की फसल है, ठीक है। अधेश्वर, दूधसागर और चंपा, ठीक है। तो अधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश उगाई जाने वाली केले की प्रजाति है। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जिले शामिल है। तो केले का उत्पादन में यूपी में वाराणसी, प्रयाग और गोरखपुर जिले शामिल हैं। गोरखपुर जिले शामिल है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उर्वरक कारखाना आंवला में, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, डीप मीट फ्रीज प्लांट अलीगढ़ में, परमाणु शक्ति केंद्र नौरा में। तो कौन सा सही नहीं है? सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो डीप मीट फ्रीज प्लांट कहां पे है? तो ये आपका टुंडला फिरोजाबाद में है। तो कहां पे है? टुंडला फिरोजाबाद में है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई की प्रमुख साधन है? केन नहर, बेलन नहर, नगवा बांध नहर और सपहार नहर। तो कौन सी नहर प्रयागराज में सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है? तो बेलन नहर, ठीक है। अब देखिए बेलन नहर कहां से? बेलन नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई की प्रमुख साधन है। केन नहर से बांदा जिले की सिंचाई होती है। देखिए केन नहर से किसकी सिंचाई होती है? देखिए बांदा जिले में केन नहर से सिंचाई होती है। बेलन नहर से प्रयागराज में होती है। नगवा बांध नहर से मिर्जापुर सोनभद्र में। देखिए नगवा बांध नहर से मिर्जापुर सोनभद्र में, नगवा बांध नहर से सोनभद्र में, ठीक है। बाकी सपरा नहर में, सपरार नहर से, तो सपरार नहर झांसी हमीरपुर जिले, झांसी हमीरपुर। देखिए तो क्या होगा कि केन नहर से बांदा में, बेलन नहर से प्रयागराज में, नगवा बांध नहर से मिर्जापुर सोनभद्र में और सपहार नहर से झांसी हमीरपुर में सिंचाई होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरदोई, प्रयागराज, सोनभद्र, सीतापुर। तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, ठीक है। पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी है, दूसरे पे सोनभद्र है और तीसरे पे आपका हरदोई आता है और चौथे पे सीतापुर। देखिए पहले में खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, एक तरफ जिला दिया हुआ है, एक तरफ ओडीपी का ओडीओपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उत्पाद दिया हुआ है। तो मिलाएंगे आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, देखिए आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी फिर से, बलिया की बिंदी, अमरोहा की, अगर बरेली की जरी का काम। तो देखिए एक बार मिलाते हैं, तो ए का दो और बी का एक, तो ए का दो बी का एक, सी का चार, डी का 3। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? गहन पारिस्थितिकी, आर्निजनेस, पारिस्थितिकी तंत्र, टांसले, पारिस्थितिकी, जी टेलर, पारिस्थितिकी निसे, ग्रीनेल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी जी टेलर ने नहीं दिया था। तो किसने दिया? 118 का पारिस्थितिकी संघ का अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल द्वारा। बाकी का तीनों सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचारित करने वाले जीव को कहते हैं
वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन, फ्रैगमेंट। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक आदमी से दूसरे आदमी में संचारित करने वाले रोग को, ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में, बरेली में। तो कहाँ पे स्थित है ये? तो आपके गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों प्राणी उद्यान में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बलरामपुर में, बहराइच में, देवरिया में या ललितपुर में? तो क्या किया गया है? तो ये कहा किया गया? बलरामपुर में किया गया। थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन बलरामपुर में किया गया है। अब देखिए इसकी राशि क्या है? ये 35.57 करोड़ से बनेगी। 35.57 करोड़ की लागत है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो मिस्र की यात्रा करते हुए वहां के ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 126वां था, ठीक है। पीस सूचकांक में, शांति सूचकांक में भारत 126वें नंबर पे था, ठीक है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया। तो प्रथम कौन है इसमें? प्रथम आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। और अंतिम में कौन होगा? अफगानिस्तान में हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। जून 2023 में किस यूरोपीय देश ने की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून लाया है? एस्टोनिया, लातविया, क्रोएशिया, बुल्गारिया। तो कहाँ की संसद ने लाया? तो एस्टोनिया की संसद ने, ठीक है। तो देखिए जून 2023 में एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिकता को कानूनी बनाने का बिल लाया है। कानून जनवरी 2024 से लागू होगा। एस्टोनिया की संसद द्वारा लाया गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? श्रीलंका को, म्यांमार को, वियतनाम को या बांग्लादेश को? तो किसको दिया है इन्होंने? तो वियतनाम को दिया है, ठीक है। INS कृपाण को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इस सूची में भारत का स्थान है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 127वां है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 127वां है, 127वां है। आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष तक सूची में शीर्ष पे है। तो शीर्ष पे कौन है? देखिए इसमें शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे आइसलैंड है, शांति वाले में भी आइसलैंड था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। पेट्री ओर्पो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आइसलैंड के, स्वीडन के, स्पेन के, फिनलैंड के। तो पेट्री ओर्पो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेट्री ओर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो बने हैं। इस पर उन्होंने सना मरीन का स्थान लिया। तो किसका स्थान लिया? सना मरीन का स्थान लिया। पेट्री ओर्पो प्रधानमंत्री बने फिनलैंड के, जिन्होंने सना मरीन का स्थान लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 128। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? भवानी देवी, अमृतपाल सिंह, अर्पिता केलकर और रानी वसुधा। तो कौन बनी है एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज? तो आपके भवानी देवी बनी है, ठीक है। भवानी देवी बनी है 128 में। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाए? फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान को हराया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान को हराया है, ठीक है। फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान को हराया है। क्वेश्चन नंबर 129। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इसका सम्मेलन संपन्न हुआ पेरिस के, फ्रांस में, ठीक है। पेरिस, फ्रांस में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? PS नायपाल, सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन,
अनंत नागपाल, तो किसको सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जून 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन पुरस्कार सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार स्थापना उन लोगों के सम्मानित करने के उद्देश्य की गई थी जो राष्ट्र के मध्य शांति, समग्र एवं समानता के खतरे को डालने वाली किसी भी चीज का विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 है कि जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्री की मृत्यु हो गई? सी वुल्फ पनडुब्बी, मार्सेल पनडुब्बी, वर्जीनिया पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी। तो किसमें ब्लास्ट हुआ था? तो टाइटन पनडुब्बी में। ठीक है, टाइटन पनडुब्बी में 131 में अटलांटिक महासागर में लापता टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 21 जून 2023 को मनाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य विषय वस्तु थी योग से नियोगी काया, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योग एक वैश्विक क्रांति, योग और युवा। तो कौन सा थीम था इसका? 132वां का, तो इसका बी वाला ऑप्शन था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य विषय वस्तु योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में पहली बार मनाया गया। तो देखिए पहली बार कब मनाया गया? प्रथम बार 2015 में, ठीक है, मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? रूस ने, यूक्रेन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, उत्तर कोरिया ने। तो किसने निर्णय लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में शामिल होने के लिए फिर से बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर जून 2023 में इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया? म्यूनिख जर्मनी में, काहिरा मिस्र में, ओटावा कनाडा में, पेरिस जापान में, पेरिस फ्रांस में। तो कहां पे किया गया? इसको मनाया गया है म्यूनिख जर्मनी में किया गया है। ठीक है, तो इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? बिपरजॉय, हुदहुद, निसर्ग, लुलू। तो किसने की थी? तो बिपरजॉय तूफान ने की थी, ठीक है, बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात एवं सौराष्ट्र के कच्छ के तट पर तबाही मचाया था। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात और राजस्थान थे। तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान और गुजरात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है कि जून 2023 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? राजेंद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, गीता प्रेस गोरखपुर, राधा स्वामी समर्थ। तो गीता प्रेस गोरखपुर को शामिल किया गया। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, तो 2021 का गांधी शांति सम्मान 1923 में स्थापित। देखिए गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी, गोरखपुर में, जीकेपी में, गोरखपुर में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजय शर्मा, न्यायमूर्ति अजय लंबा, न्यायमूर्ति सुदर्शन गांगुली। तो किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो न्यायमूर्ति अजय लंबा के नेतृत्व में, ठीक है। तो पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर तथा आईपीएस अधिकारी अशोक प्रभाकर हैं, ठीक है। तो अजय लंबा के नेतृत्व में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138वां, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक है स्वदेशी विकसित भारतीय टारपीडो, स्वदेशी विकसित पनडुब्बी, एंटी रडार सिस्टम, समुद्री रोबोट। तो क्या है ये वरुणास्त्र? क्या है? तो वरुणास्त्र एक स्वदेशी निर्मित टारपीडो है, ठीक है, टारपीडो। तो भारतीय नौसेना का वरुणास्त्र परीक्षण किया गया है, यह स्वदेशी निर्मित टारपीडो है। इस वरुणास्त्र का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? भारत
डायनेमिक्स मेक्स लिमिटेड ने किया, लिमिटेड द्वारा किया गया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इवान डोडिग। तो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। जी, फाइनल मुकाबले में इसने कैस्पर रूड को हराया। ठीक है, कैस्पर रूड उपविजेता रहे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इस टेस्ट का जो 6वां नंबर टेस्ट है आपका, इसका यह लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। तो जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई है? यूएस इजराइल, यूएस यूके, रूस चीन, यूएस यूक्रेन। तो किसके बीच में की गई है? तो ये यूएस और यूके के बीच में अटलांटिक घोषणा की गई है, यूएस और यूके के बीच में अटलांटिक घोषणा की गई है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य वर्तमान युग में चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य गठबंधन की अनुकूलित करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके 6वां नंबर ध्येय आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज रहा आपके आरओ के लिए, जिसका पेपर 11 फरवरी को संपन्न होने वाला है। ठीक है, तो इसका 6वां आपका है। इससे पहले 5 टेस्ट हमने कराए हैं जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो सभी मित्रों से एक बार और अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर इसमें कुछ गलती होती है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका हम आंसर वहाँ कमेंट में दे देंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और हाँ, एक चीज़ वो बोलेंगे कि यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ देख लेंगे क्वेश्चन का और आंसर को आप यहाँ से टेस्ट से टिक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।